हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाषा विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। हम उन प्रश्नों को देखेंगे। भाषा विज्ञान में बोलियां और संविधान के अनुच्छेद ये सब आते हैं सारी चीज़ें, तो उसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी की इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, किस भाषाविद का मत है? हिंदी इसी मिट्टी की बोली है। हिंदी के बारे में कौन जो भाषा वैज्ञानिक हैं जो यह कह रहे हैं कि हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, यह किस भाषाविद का कथन है? ग्रियर्सन 1901 की जनगणना रिपोर्ट, हेलन रिचर्ड्स। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हेलन। इसके जो है यह हेलन का कथन है। आगे है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, ज और फ के लिए शब्द नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है? आइजक पिटमैन, मोनियर विलियम्स, हरिशंकर हीराचंद ओझा, राधेश्याम शास्त्री। तो इसका बी करेक्ट आंसर है मोनियर विलियम्स। यह मोनियर विलियम्स का कथन है। आगे है, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। एक माँ के दो धिवाड़े आछ है, एक भाई के दो बेटे छे, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक औरत के दो लड़के थे। इसमें से अवधि जो बोली है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बोली अवधि बोली है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवधि बोली है। आगे है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट्ट। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। आगे है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उसे बहुत अधिक काम हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष के मत हैं? देवनागरी के बारे में किस महापुरुष का कथन है कि जितनी हिंदुस्तान की माने एकता के लिए जितनी हिंदी भाषा काम देगी उससे अधिक देवनागरी लिपि दे सकती, क्योंकि हम उसी में लिखते हैं। जेम्स प्रिंसेप, जॉन एफ फ्लिट, जॉन मार्शल, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। आगे है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, द्वारका, अयोध्या, मथुरा। तो इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। हमने बोलियों और उपबोलियों पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें पूरा मैंने विस्तृत रूप से उसमें पढ़ाया है। अगर जो आपको बोलियों और उपबोलियों से के कथन देखने हैं, सारे इकट्ठे देखने हैं, तो हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और बोलियों के क्षेत्र, कौन सी बोलियां कहाँ बोली, सारी बोलियों का मैंने एक वीडियो उसका बना रखा है। आप उसे देखिए, इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। आगे है, इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? बांग्ला, कोंकणी, गुजराती, संस्कृत। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। आगे है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, देवनागरी, गुरमुखी, चित्रलिपि। तो
इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। आगे है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया, हिंदेशिया। जो ग्रीक वासी हैं वह किस भाषा का प्रयोग करते हैं भारत के लिए? तो इंडिया। आगे है, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। आगे है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? शूरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शूरसैनी। आगे है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ये डी, इसका डी ऑप्शन सही है, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी का यह कथन है कि जब एक भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से पूरी बोली नहीं है। अवधी, बघेली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी बोली नहीं है ब्रजभाषा, ये पश्चिमी बोली है। आवहट में शिक्षा के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। आगे प्रश्न है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत, पाल, प्राकृत, अवहट। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवहट। अपभ्रंश के उत्तरकालीन माने बाद में जो हुआ है, अपभ्रंश के बाद अवहट। जैसे जब हिंदी के विकास की अवस्था देखा जाता है तो संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली, ऐसे विकास क्रम है। कभी कभी विकास क्रम भी पूछ दे सकता है। तो अपभ्रंश अवहट के बाद, अवहट के पहले, अवहट अपभ्रंश के बाद है। राव संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है? हिंदुस्तानी, खड़ी बोली, मानक हिंदी, कौरवी। तो इसका सी करेक्ट आंसर है कौरवी। राव संस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी कहा है। आगे है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेली। पूर्वी बोली की बोली नहीं है, यह पश्चिमी बोली की बोली है। आगे है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शूरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो खड़ी बोली का विकास शूरसैनी अपभ्रंश से हुआ। इसका अपभ्रंश इसके तीन ही हैं। हिंदी के तीन अपभ्रंश है, शूरसैनी, चार शूरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। ये चार इसके हैं। पांच है, एक खस भी है। आगे है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है? 44, 45, 46, 47। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है कौन से, कितने हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। आगे है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है? मराठी, कौरवी, गुजराती, भोजपुरी। बी करेक्ट आंसर कौरवी। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र? मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, अवध। तो डी, अवधी दिया तो अवध, अयोध्या, अवधि में बोल जाती है। आगे है, देवनागरी लिपि को भी कहा जाता है? चारण लिपि, चारण नागरी, ब्राज़ील लिपि, लोक नागरी, रोमन लिपि। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकनागरी। आगे है, विभाषा का क्षेत्र है? विभाषा से अधिक विस्तृत क्षेत्र किसका है? उपभाषा, लिपि, बोली, भाषा।
विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोली। जो बोली का है वह विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। आगे है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देवनागरी, वैदिक आर्य, शारदा। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया? तो वैदिक आर्यों ने देवनागरी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू किया पहले। आगे है देवनागरी लिपि की विशेषता। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति से बिल्कुल अनुरूप है। वर्णों के संयुक्तीकरण, दुरूप वर्ण, समरूप वर्ण। देवनागरी लिपि की विशेषता है। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। यह सही कथन है। आगे भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। तो मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर, भोजपुरी। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर, या भोजपुर रहेगा। भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है। आगे है भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली? भोजपुरी, मैथिली, ब्राह्मी, मगही। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। आगे है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? रोमन, देवनागरी, फारसी, गुरमुखी। तो इसका है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। 28 का करेक्ट आंसर देवनागरी। आगे है वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार के अभिव्यक्ति डैश है अर्थ, भाव, लिपि, अक्षर। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार के अभिव्यक्ति क्या है इसमें से? तो लिपि। वर्ण संकेतों लिपि होता है, इसका अर्थ होता है लिखना। जो हम चिन्ह है, ध्वनियों के चिन्ह जो लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। आगे है हिंदी शब्द मूलतः डैश का है? भोजपुरी, फारसी, मगही, बुंदेली। तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। आगे है डैश है कि भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है? भाव, लिपि, पूर्वी, घोष। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि। आगे है उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 15, 16, 17। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। कहीं कहीं 17 दिया रहता है तो कहीं कहीं 18 दिया रहता है। 17, 18 दोनों सही रहता है। आगे हिंदी भाषा की आदि जननी है। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। तो इसका भी करेक्ट आंसर संस्कृत हिंदी भाषा की आदि जननी है। विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? 4000, 6000, 400, 5000। तो इसका भी करेक्ट आंसर है लगभग 6800 बोलियाँ, 800 भाषाएं हैं विश्व में। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं ओर। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। आगे है कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा, लक्षणात्मक। पूछ रहा है कि कार्यालय की भाषा कैसी होनी चाहिए हिंदी की? तो अभिधात्मक भाषा ऐसी होनी चाहिए कार्यालय की जिसे जो पढ़े वो तुरंत समझ जाए, कठिन नहीं होना चाहिए। आगे मध्यकालीन आर्य भाषा का सही कार्यक्रम है कालक्रम है।
मध्यकालीन आर्य भाषा का सही कालक्रम है 11,000 ईस्वी से 3,000 ईस्वी पूर्व, 1,000 ईस्वी से अब तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो जो मध्यकालीन आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1,000 ईस्वी तक। आगे है नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवीय लिपि, देवलिपि, दैवीय लिपि, नंदी नागरी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। आगे है भोजपुरी बोली का किस गांव के आधार पर नाम पड़ा? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर, किशनगढ़। तो ए करेक्ट आंसर भोजपुर। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी। आगे है किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा को पिंगल कहते हैं। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, राजनीति, धर्म, भाषा विज्ञान। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा विज्ञान। आगे है भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? विशुद्ध विज्ञान से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्राचीन शिलालेखों से, लोगों की कही सुनी बातों से। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रचलित भाषा जो है और जो साहित्य है वहाँ से भाषा विज्ञान अपने अध्ययन के लिए सामग्री इकट्ठा करता है। आगे है छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण। जब ध्वनि संकेतों अपने विचारों को व्यक्त करेगा तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। आगे भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सामाजिक, वैज्ञानिक, पौराणिक, आर्थिक। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। आगे है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों की कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम, इसमें से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो राजभाषा अधिनियम कब हुआ था? 1976। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। हमने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति में जो राजभाषा आयोग है, जितने भी आयोग हैं उसकी स्थापना पर एक वीडियो बना रखा है। उसकी पूरी डिटेल उसमें मैंने दिया कि जितने भी आयोग हैं जितना उनका गठन हुआ है, तो वह वीडियो आप देख करके जान सकते हैं कि और भी कितने ऐसे आयोग हैं जिनकी स्थापना हुई है। उस जो आयोगों की स्थापना है उससे संबंधित एक प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। ये 100% गारंटी है कि उससे एक प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। आगे है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। जो गोपाल स्वामी अयंगर है वह अहिंदी भाषी क्षेत्र के थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। आगे है 1937 में
वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे है, हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है, हिंदी जनभाषा है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी राजभाषा है। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा गया है कि हिंदी राजभाषा है। आगे है, प्राचीन सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित होती? देवनागरी, कौटिल्य, कुटिल, ब्राह्मी। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। आगे है, अक्षर पर सिरा रेखा लगाने का अनुमोदन किस सहमति द्वारा किया गया? अक्षरों पर सिरा रेखा लगाने का अनुमोदन किस सहमति द्वारा किया गया? सहमति आचार्य नरेंद्र समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, देवनागरी सुधार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। यह समिति रहेगा। है नहीं रहेगा, समिति। अक्षरों पर सिरा रेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी सुधार समिति द्वारा अक्षरों पर सिरा रेखा लगाने का सुझाव दिया गया। आगे है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, चंद्रलिपि। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। आगे है, निम्न में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह, मात्राओं में प्रयोग में एकरूपता, सुंदर और सुगठित लिखावट। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता। आगे है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुजराती, मराठी, फारसी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। आगे है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीजी खेर, आचार्य नरेंद्र देव, पीडी टंडन, मदन मोहन मालवीय। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी खेर। राजभाषा आयोग का गठन बीजी खेर द्वारा किया गया। आगे है, हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस भाषा के अंतर्गत आती है? किस भाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी। तो हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली यह पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे है, निम्नलिखित में से बिहार उपभाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बुंदेली है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है।
आगे है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए उनमें से फार्मूला के प्रस्तोता हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल माणिकलाल, मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गोपाल स्वामी अयंगर, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है कन्हैया लाल माणिकलाल, मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर। आगे है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियाँ हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बघेली भोजपुरी मगही छत्तीसगढ़ी, हाड़ौती मेवाती, ब्रज अवधी खड़ी बोली। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत की बोलियाँ हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आगे है विश्व के प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में है नागरी लिपि, कैथी लिपि, शारदा लिपि, ब्राह्मी लिपि। विश्व की प्राचीनतम लिपियों में माने जाने वाली है डी ब्राह्मी लिपि। आगे है भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो आसान क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 में। आगे है निम्न में से गढ़वाली की उपबोली खास, पजरिया, पघाई, जोहारी, सलौनी। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सलानी जो है गढ़वाली की उपबोली है। आगे है बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, शूरसैनी, पैशाची, अर्धमागधी। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो शूरसैनी, बी करेक्ट आंसर शूरसैनी। आगे है इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है उन्नाव, फिरोजाबाद, हरदोई, जालौन। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कन्नौजी बोली का है? सी करेक्ट आंसर हरदोई क्षेत्र है कन्नौजी बोली का। बोलियों के क्षेत्र से प्रश्न जरूर बनता है, बोलियों पर 2 प्रश्न जरूर बनता है। हिंदी से कम 3-4 प्रश्न बन जाता है। हिंदी की बोलियाँ, उपबोलियाँ, भाषा विज्ञान से 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए जो बोलियों का क्षेत्र है वह आपको याद कर लेना चाहिए। और मैंने इस पर वीडियो बना रखा, सारी जितनी भी बोलियाँ हैं सारा क्षेत्र मैंने उसमें लिख दिया है, तो आप उसे देखकर जान सकते हैं। आगे है इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे है संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? 8वीं, 9वीं, 7वीं, 10वीं। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं। प्रांतीय भाषाओं के दावे को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वीकार किया गया। आगे है संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है? भारूपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आस्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बत परिवार। संथाली भाषा परिवार किससे संबंधित है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्ट्रिक से संबंधित है। आगे है किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? अवधी खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे है किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? कर्ता कारक, जो कर्ता कारक है किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता? कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, मेवाती। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। आगे है शूरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। इसमें से कौन सी शूरसैनी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो सिंधी शूरसैनी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ब्राचड़ अपभ्रंश के। निम्न हिंदी के विकास में
के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक कथन असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक योगात्मक भाषा है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है चारों में से? तो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह गलत है। हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित में से एक कथन असत्य है। तो इसमें एक कथन असत्य है यह कि हिंदी का विकास संयोगात्मक रूप से हुआ। यह एक कथन असत्य है, बाकी 3 कथन सही है कि हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो यह करेक्ट आंसर, ये भी सही है। सब तीनों ऑप्शन सही हैं और ये गलत है। तो असत्य पूछा है, तो हिंदी क्या है? वियोगात्मक भाषा है। आगे है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, प्राचर अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। इनमें से कौन सी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरबी। अरबी आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आगे है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, फारसी, अरबी, बांग्ला। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। आगे है, शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनका विकास किस शैली से हुआ है? तो दक्षिणी शैली से। आगे है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी है। किसके कथन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्री राजगोपालाचार्य, नागार्जुन, सुनीत कुमार चटर्जी। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचार्य ने कहा है कि जो हिंदी है अहिंदी भाषाओं के लिए उतनी ही विदेशी है जितना हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। माने इसका विरोध किए हैं हिंदी का इसमें। आगे है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में विभक्त किया गया है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो 3 भाषाओं में विभक्त किया गया है। आगे है, वर्तमान में संविधान के अष्टम सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। स्पेनिश, देवनागरी, फ्रांसीसी, यूरोपीय। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। देवनागरी कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। भाषा पर आधारित है, डैश है, भाषा पर आधारित है। तो इसका सी करेक्ट आंसर, वाक्य भाषा पर आधारित है। आगे है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है बोली, लिपि, भाषा, विभाषा। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। जो लिपि है उसे, भाषा को लिखने जो लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा
कौन है? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी महाराष्ट्र की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हैं, लेकिन संविधान के अनुसार पूछा जाएगा तो राजभाषा है। शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। शैली से किस शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी। देवनागरी लिपि का शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ उत्तरी शैली से। आगे है, निम्न में से क्या पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है? तो भाषा। भाषा के बारे में कहा गया है, भाषा पहले जब सीखो तो कठिन लगती है, उसके बाद आ जाती है तो आसानी हो जाती, तो कठिनाई से सरलता की तरफ जाती है, यह भाषा की विशेषता है। आगे है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारतीय परिवार का प्रतिशत क्या है? आरोपी भाषा का प्रतिशत क्या है? तो 7 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.3%। 73 है, दशमलव नहीं है, सॉरी यहाँ। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73% है। आरोपी भाषा परिवार को बोलने वालों की संख्या भारत में 73% है। भारत में बोलने के आधार पर भारोपी परिवार की संख्या कितनी है? बी 73%। आगे है, भारत का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर, तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक भाषा, आधुनिक भाषा, जनभाषा, प्राचीन भाषा। तो इसका पहला है सांकेतिक भाषा। एक पहला बोलकर व्यक्त करते हैं, दूसरा बोलकर, तीसरा संकेत के द्वारा। आगे है, लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं। आगे है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 345। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। आगे है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सिंधु, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। आगे है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? देवनागरी, आनंद नागरी, नांदे नागरी, ब्रह्म नागरी। जो प्राचीन नागरी है उसका दक्षिण भारत में क्या नाम है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नांदे नागरी। जो प्राचीन नागरी है उसका दक्षिण में नाम है नांदे नागरी। आगे है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिक का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जेम्स, ग्रियर्सन, बीम्स, हॉर्नले। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्नले। हॉर्नले ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। आगे है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? मैथिली, अपभ्रंश, तमिल, तेलुगु। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषाओं और प्राकृत के बीच की कड़ी कहा जाता है। आगे है, बघेली बोली की अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? हरदेव बाहरी ने,
कामता प्रसाद गुरु ने, भोलानाथ तिवारी ने, किशोरीदास वाजपेयी ने। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदेव बाहरी। आगे है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? आसामी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बांग्ला। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्ला। बांग्ला जो है ब्रजबुली का एक कृत्रिम रूप है। आगे है, निम्नलिखित में से पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, मगही। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मगही। मगही बिहारी हिंदी की बोली है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा? 343(1), 343(2), 343(3), 351। मैंने किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी में काम होगा, उसके बाद फिर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा? इसमें किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343(2). अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया है। आगे है, कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती? रोमन लिपि, देवनागरी, फारसी, रूसी। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। इसमें कौन सी भाषा है जो कन्नड़ परिवार की नहीं है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाली। बंगाली कन्नड़ परिवार की भाषा नहीं है। भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। आगे है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मनी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चीनी भाषा है वह रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है। आगे है, बघेली का क्षेत्र है रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेली का क्षेत्र है रीवा। रीवा में बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। आगे है, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पूर्वी, पश्चिमी, खड़ी बोली। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यह पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। आगे है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, शब्दावली आयोग। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य, यहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में इसका साहित्य के निर्माण के लिए गठन किया गया। आगे है, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी। पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी।
आगे मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। मानक हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक का विकास जो मानक हिंदी से हुआ। आगे है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़ने लिखने भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, देश से संपर्क का। देश से संपर्क, देश भर से संपर्क। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता का। हिंदी जो है राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। आगे है वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसमें खड़े खड़े सीधा सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी करने की क्षमता है। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। आगे है व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता है? ध्वनि तथा उच्चारण के स्तर पर, वाक्य रचना के स्तर पर, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर, लिपि तथा वर्तनी के स्तर पर। इसमें से किस पर व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर से नहीं किया जाता है? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर विश्लेषण नहीं किया जाता है व्याकरण का। आगे है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? किस बोली का? इसमें इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली से संबंध नहीं है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगही राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। आगे है बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस से हुआ है? शोरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से। आगे है निम्न में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से हुआ? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। आगे है पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? संस्कृत निष्ठ हिंदी, मानक हिंदी, पुरानी हिंदी, कठिन हिंदी। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक हिंदी, बी मानक हिंदी। आगे है भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक भाषा। व्याकरण सम्मत रूप को मानक भाषा कहते हैं। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? मानक हिंदी में 10 कारकों की विभक्ति निश्चित है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है। व्याकरण के स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्याकरण स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। आगे है
स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसी की सक्रिय भूमिका रही है, माने किसकी सक्रिय भूमिका रही है? जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, अंबेडकर की और दयानंद सरस्वती की। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती की, इनकी सक्रिय भूमिका रही है। आगे राजभाषा से क्या तात्पर्य है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, संविधान की भाषा। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो सरकारी कार्यालयों में जो भाषा बोली जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? सभी कार्रवाइयाँ किस भाषा में होंगी? अंग्रेजी भाषा में। 343, 45, 48, 51। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 348। अनुच्छेद 348 से संविधान में यह वर्णित है कि जो संविधान की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। हमने शायद 343 से लेकर 351 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं किससे संबंधित है उस पर एक वीडियो बना रखा है। अगर जो आपको देखना है सारा तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आगे है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। आगे, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 43, 45, 48, 51। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351 में यह वर्णित है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के 351 अनुच्छेद पर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवे। इसमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाली। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मड़ियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मड़ियाली जो है राजस्थानी की नहीं है। आगे है, भाषा किस धातु से बना? भाषा, भास, दस, अस। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा, भास धातु से बना है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वैज्ञानिक देवनागरी लिपि की वर्णमाला का वैज्ञानिक है। कैसे? स्वर पहले बाद में व्यंजन, स्वर व्यंजन साथ साथ, अनुनासिक बीच में, महाप्राण के बाद अल्पप्राण। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर पहले आता है बाद में व्यंजन। वर्णमाला का क्रम जो है तो पहले स्वर लिखा जाता है बाद में व्यंजन आता है। आगे है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, जॉन गिलक्राइस्ट, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। हमने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए यह और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वही परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संभावना दोबारा पूछे जाने की बढ़ जाती है।
इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। ये कामता प्रसाद गुरु का कथन है। आगे है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में मिलता है? अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, जयभट्ट। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयभट्ट। आगे है, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? दरभंगा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ जो है खड़ी बोली का क्षेत्र है। आगे है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है? असमिया, संस्कृत, हिंदी, नेपाली। ए करेक्ट आंसर असमिया देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। ए असमिया। आगे है, जब भाषा दो या दो से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है तो वह होती है संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तब उसे कहते हैं संपर्क भाषा। आगे है, देवनागरी लिपि के विकास में ज ग क आदि ध्वनियाँ आई हैं अंग्रेजी से, संस्कृत से, उर्दू से, पंजाबी से। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत से। ज ग क ध्वनियाँ संस्कृत से आई हैं। आगे है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हड़ौती। दक्षिणी राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है मालवी। आगे, कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। हिंदी से संबंधित बोलियां ये किस क्षेत्र से हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी आना चाहिए कि किस बोली, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। जो बोलियों का क्षेत्र है और कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है, यह तो इस दो प्रश्न तो बोली से बनता ही है पेपर में। निम्न में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ। आगे है, सिंहल लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? जो सिंघल के लोग हैं किस भाषा को मागधी कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली को। सिंघल के लोग पाली को मागधी कहते हैं। आगे है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत जो है मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। आगे है, बिहार की 3 बोलियों का वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा। बिहार की 3 बोलियों को एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आगे है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? 2, 6, 5, 7। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने क्षेत्र में रखा है? सी 5 क्षेत्र में। आगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है? कौरवी, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। इनमें से कौन है जो पश्चिमी उपभाषा वर्ग की बोली नहीं है? सी बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है?
पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? भोजपुरी, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। तो पश्चिमी सीमा की जो मगही है वह भोजपुरी से प्रभावित है। ए करेक्ट आंसर। दूसरा है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाव दिया? अशकोली, वान बैडके, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, गिलक्राइस्ट। जो आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने दी है? तो अशकोली। आगे है, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, डिंगल। डिंगल को भाट भाषा कहते हैं। आगे है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गलत है, उसकी शब्दों अर्थ की का संबंध प्राकृत नहीं है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 351। आगे है, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ब्रजभाषा, कन्नौज, अवधी, बुंदेली। जो ईसुरी हैं वह किस बोली के लोक कवि हैं? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। ईसुरी बुंदेली के लोक कवि हैं। आगे है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौज, अवधी। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। ये सब खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। आगे है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? किस बोली में ने, जो ने शब्द है इसका प्रयोग नहीं होता है किस बोली में? पौरवी, अवधी, हरियाणवी, मालवी। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवधी में ने शब्द का प्रयोग नहीं होता, ने। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। पावरी। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुंदेली। पावरी जो है बुंदेली बोली से संबंधित है। आगे, सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? मणिपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच, दो राज्यों के बीच पत्र संघ की राजभाषा में जाएगा? इस प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद में यह कहा गया है कि दो राज्य और केंद्र के बीच और दो राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार की भाषा है वह राजभाषा में भेजा जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 346। अब यहीं पर हमारा भाषा विज्ञान का यह जो क्वेश्चन है ख़त्म होते हैं। अब मिलेंगे आगे नेक्स्ट के इसके आगे के प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों को लेके आएंगे। हमने इसमें जो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है, मुझे यह विश्वास है
कि आपको पेपर में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे भाषा विज्ञान से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।